नमस्कार दोस्तों, हमने 3 क्लास पढ़ाई अभी कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की, और मैंने उसी बीच में बताया था कि 3 दिन हम पढ़ाएंगे भारतीय इतिहास। कल क्लास नहीं ले पाए, कुछ अपने निजी कारणों की वजह से हम नहीं उपस्थित हो पाए थे, इसलिए क्लास नहीं ले पाए थे, और आज कोशिश करेंगे कि वो उस क्लास की भरपाई इस क्लास में कर दें। तो आज हम इतिहास शुरू करेंगे। जैसे कि इतिहास के बारे में सब लोग जानते हैं, क्योंकि बच्चा बच्चा अब इतिहास का सिलेबस जानता है। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास के 3 पार्ट हैं। एक तो प्राचीन भारत है, दूसरा मध्यकाल है, और तीसरा है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। हमें क्या करना है, हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड ज़्यादा चलेंगे, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि वो पढ़ाया जाए जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं, हालांकि इनको छोड़ नहीं सकते, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम आज का टॉपिक रहेगा हमारा आधुनिक भारत, जिसको इंग्लिश में मॉडर्न इंडिया कहते हैं। ठीक है, आधुनिक का मतलब ही मॉडर्न होता है। अब आधुनिक भारत के बारे में अगर हम बात करें तो आधुनिक भारत जो है, क्या कहते हैं, कब से माना जाता है? आधुनिक भारत से समय माना जाता है 1707 से। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 1757 से आधुनिक भारत की शुरुआत हुई, कुछ लोग कहते हैं कि और बाद में शुरुआत हुई। उन इतिहासकारों पे नहीं जाना, हम करेंगे 1707 की बात। 1707 में एक मेजर घटना हुई थी। वो मेजर घटना थी औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। कहाँ हुई थी? ये महाराष्ट्र में हुई थी, औरंगाबाद में। इसको बिल्कुल याद रख लेना। महाराष्ट्र में। अगर हम बात करें औरंगजेब क्या करने गया था महाराष्ट्र, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का राजा था, वो राजा के बादशाह था, मुगल बादशाह, और अंतिम ताकतवर मुगल बादशाह था। इसके बाद वाले जो मुगल आए उनको हम उत्तरकालीन मुगल करके पढ़ते हैं। वो भी टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, वो भी टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। तो हम जो बात करें औरंगजेब के बारे में बात करें तो औरंगजेब औरंगाबाद महाराष्ट्र में इसकी मृत्यु हुई थी, और इसकी जाने का कारण सिर्फ था इसका एक विद्रोही पुत्र जिसने औरंगजेब के समय में विद्रोह किया था। ठीक, क्या नाम था उसका? अकबर, शहजादा अकबर। ये वो अकबर नहीं है, ये शहजादा था अकबर। इसका पीछा करते करते औरंगजेब कहाँ पहुंच गया था? महाराष्ट्र में पहुंच गया था। या यही से छोड़ो, दक्षिण भारत पहुंच गया था। सीधी बात करते हैं हम, दक्षिण भारत पहुंच गया था, और विद्रोही पुत्र वहां से भाग गया था। बहरहाल इसके बाद औरंगजेब कभी उत्तर भारत नहीं जा पाया। एक बार दक्षिण भारत पहुंचा और फिर कभी उत्तर भारत नहीं जा पाया, इसीलिए इसका मकबरा यहीं पर है। मकबरा कहां पर है? औरंगाबाद में। क्या नाम है मकबरे का? तो मकबरे का नाम कौन बताएगा? मकबरे का नाम है बीबी का मकबरा। इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे। किसने बनवाया था? इन्हीं महानुभाव ने बनवाया था, औरंगजेब ने। क्यों? क्योंकि एक प्रथा चली आ रही थी मुगलों में, या इससे पहले दिल्ली सल्तनत में, तुर्कों में, कि अपने जीते जी अपना मकबरा बनवाना है। ठीक है, और बता देना कि साहब हमें यहीं दफनाना है। किसकी याद में बनवाया था? इनकी पत्नी थी। उन पत्नी का नाम क्या था? रबिया उद दौरानी, या दुर्रानी भी कह देते हैं, रबिया उद दौरानी। और इनको ही बीबी का मकबरा बनाया था। बनाना चाह रहे थे शाहजहां की तरह, अपने पिता की तरह, क्या ताजमहल, खूबसूरत ताजमहल हैं, लेकिन पैसे हो गए थे ख़त्म। अब जब पैसे ख़त्म हो गए, अब बेचारे ने सोचा तो अच्छा था, अपनी बीवी को गिफ्ट देना था उसको। जब पैसे ख़त्म हो गए और उनकी स्थिति मजबूत नहीं थी, तो क्या हुआ? इसको इसलिए कहते हैं ताजमहल की फूवड़ नकल।
तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि साहब ताजमहल की कौन सी फूहड़ नकल है, तो कौन सी नकल है, बीबी का मकबरा या रबिया उद दौरानी की याद में बनाया गया, या घटिया ताजमहल भी कह देते हैं इसको, क्या कहते थे, घटिया ताजमहल। कारण क्या था, बेचारे में पैसे की कमी हो गई थी। चलो हम औरंगजेब पर थोड़ी सी बात कर रहे थे, क्यों बात कर रहे थे, अंतिम मुगल बादशाह था, अंतिम ताकतवर मुगल बादशाह था। अंतिम मुगल बादशाह तो बहादुर शाह जफर है, जो 1857 की विद्रोह में पकड़कर रंगून भेज दिए गए थे। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे, ये तो हमारे टॉपिक चलते रहेंगे। अब हम आगे बात करते हैं बहुत ही अच्छी करके कि मॉडर्न इंडिया क्या है, आधुनिक भारत क्या है। तो आधुनिक भारत की शुरुआत होती है 1707 से, ये क्लियर याद रखना, क्योंकि हम 1707 के बाद का इतिहास पढ़ेंगे। अब हम इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे, इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, अब सब लोग नोट करते चलना मेरे साथ। पहले नंबर पे क्या पढ़ेंगे, पहले नंबर पर पढ़ेंगे यूरोपियन कंपनी का आगमन। सिलेबस लिखवा रहा हूँ, सब लोग इस सिलेबस को लिख लें जैसे जैसे हम पढ़ना है। यूरोपियन कंपनी, यूरोपियन कंपनी कौन कौन सी आई, तो सबसे पहले आए पुर्तगाल, फिर कौन आए, फिर कौन आए, फिर कौन आए, हैं। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन चलते हैं और ये क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम दोनों तरीके से याद कर लेंगे, डच भी आए हैं, डेनिश भी आए हैं, फ्रांसीसी भी आए हैं, ठीक है, अन्य लोग भी आए हैं, स्वीडिश भी आए। तो इसमें दो तरीके के प्रश्न चलते हैं, उसको क्लियर याद रखना है। एक तो स्थापना क्रम, ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि साहब किसकी स्थापना पहले हुई थी, या स्थापना को क्रम लगा दें। और दूसरा आगमन क्रम, तो दोनों में अंतर है, बस थोड़ा सा अंतर है, कौन पहले आए थे कौन नहीं आए थे, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। जैसे अगर स्थापना की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगालियों की हुई, उसके बाद किसकी होती है, डचिस की होती है, लेकिन आगमन में ब्रिटिश आए, नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, 1602 में हुई थी डचिस की और 1600 में हुई थी अंग्रेजों की। तो ऐसे सबसे पहले नंबर 1 पे पुर्तगाली हैं, पुर्तगाली नंबर 2 पर हैं, क्योंकि 1600 में अंग्रेज हैं तो ब्रिटिश हैं, और उसके बाद कौन है, डच है, इनकी हुई है 1602 में। और अंग्रेजों को सब जानते हैं 1600 में स्थापना हुई थी, लेकिन आगमन क्रम थोड़ा सा बदल जाता है। आगमन क्रम में नंबर 1 पुर्तगाली हैं, थोड़ा सा याद यहीं कर लो, ये क्वेश्चन आता है, इन 3 में ही आएगा। दूसरे नंबर पे कौन आएंगे, डच पहले आएंगे भारत में, डच पहले आएंगे किससे, ब्रिटिश से, ठीक है, डच पहले आएंगे। तो हमें सबसे पहले यूरोपियन कंपनी करनी है। यूरोपियन कंपनी में किस किस में पढ़ना है साहब, डच के बाद कौन आएंगे, डेनिश आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे, कौन आएंगे, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी की स्थापना हुई है 1664 में, ठीक है। ये किस समय में क्या स्थापना हुई, किसने की और क्यों की, क्या आवश्यकता थी, क्यों आए, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन कंपनी का आगमन में। तो सबसे पहला टॉपिक तो हमारा यही है, यूरोपियन कंपनी का आगमन। अब जाहिर सी बात है, ये यूरोपियन कंपनी आएंगी तो लड़ेंगी भी हैं, लड़ेंगी किनसे, तो लड़ाई होगी इनकी दो। अब वही वाली बात है ना, घर में भी आदमी दो ही जगह लड़ता है, या तो घर में लड़ेगा या पड़ोसी से लड़ेगा, हैं, तीसरा तो कोई मिलता ही नहीं ना उसे। तो इनकी भी दो ही लड़ाई हुई। क्या लड़ाई हुई, एक तो आपस में विवाद, अब आपस में दो ताकतवर निकल के आई थी, जिनका नाम था ब्रिटिश और फ्रांसीसी। आपस में विवाद या आपस में लड़ाई, तो कौन कौन से आए थे, किन किन के बीच में हुए, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, ये लड़े। दूसरा किससे लड़ेगा, यूरोप, भारतीय शक्ति। भारतीय शक्तियों में कौन कौन थे, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो कर्नाटक युद्ध हुए हैं, और कौन कौन थे साहब, बंगाल से भी हुई इनकी, मराठों से भी हुई इनकी, मैसूर से भी हुई इनकी, ठीक है, और छोटे छोटे राज्य थे उनसे भी हुई। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, सबसे अंतिम तो मराठों में जाकर हुई, और फिर सबसे अंतिम आते सिखों से भी लड़े। कुल मिलाकर कंडीशन ये थी, अगर हम देखें पूरे भारत के इतिहास में, तो ये अंग्रेज जो है क्या कहते हैं, सबको पछाड़ते हुए सबसे ऊपर निकल के आ गए थे।
और उस ऊपर निकलने की वजह से ही अगला शासन किसका शुरू हुआ, अंग्रेजों का शुरू हुआ हमारे यहाँ। ये क्लियर बात है। तो याद रखेंगे तो किसमें, ये दोनों विवाद पढ़ने, तो दोनों विवादों में हमें क्या याद रखना है, इन तीनों में एक मिक्सअप चीज पढ़नी है। कितने, 3 कर्नाटक युद्ध पढ़ने, यहाँ लिख देता हूँ एरो बना के, 3 कर्नाटक युद्ध ये पढ़ेंगे। इसके बाद 3 कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे, ठीक है। 3 कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच में, ब्रिटिश, फ्रांस और क्षेत्र में हैदराबाद के थे एक नवाब साहब, मुजफ्फर जंग थे, नासिर जंग थे, नवाब अनवरुद्दीन थे, चंदा साहिब थे, हैं। किसने किसका सहयोग करा, क्यों झगड़े हुए, पहला कर्नाटक युद्ध क्यों शुरू हुआ, ठीक है, किस संधि पे खत्म हुआ, दूसरा कर्नाटक युद्ध क्यों शुरू हुआ, किस संधि पे खत्म हुआ, और तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि पे खत्म हुआ, क्यों शुरू हुआ। ये बात को हम बात करेंगे। किस किस के बीच में मेजर लड़ाई है, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में। और इसके बाद फ्रांसीसी एक सिमट कर रह गए, एक क्या रह गए, व्यापारिक कंपनी बन कर रह गए। फ्रांसीसियों ने अपने आप को पेरिस की संधि से मना कर दिया, जो 1763 में हुई थी, ठीक है। तो हम बात करेंगे इनके कर्नाटक युद्ध के बारे में। सिलेबस के बारे में बात करें तो सबसे पहले यूरोपियन कंपनी आई, यूरोपियन कंपनी का आगमन हो गया। नंबर 2 पे हमने पढ़ लिया, आपस में विवाद हुए, तो 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, ये इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आएगा बहुत बढ़िया, मेरे साथ साथ लिखेंगे, उत्तर कालीन मुगल। देखते हैं किस किस को याद है। यह लेटर मुगल, लोग क्या करते हैं, इसको स्किप मार देते हैं। स्किप का मतलब है वो छोड़ के चलो, लेकिन अब ट्रेंड बदल गया है। क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जा रहे हैं कि जहादार शाह की क्या कंडीशन थी, फर्रुख शेर की क्या कंडीशन थी, या क्या कौन सी कंडीशन थी, या कौन किसका पुत्र था, किसके समय में पानीपत का युद्ध हुआ, किसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ, किसके समय में बक्सर का युद्ध हुआ, या कौन जो है क्या कहते हैं बक्सर के युद्ध में इनमें से लड़ा जाके, कौन किसका वजीर था। इसमें कई प्रकार के गुट बने थे, ईरानी गुट बना था, तुरानी गुट बना था, हिंदुस्तानी गुट बना था, आफाकी गुट बना था। आफाकी कौन थे, अफ्रीकन थे। तो इन गुट ने कैसे कैसे षड्यंत्रों से मुगल बादशाह को बनाया, क्योंकि मुगल बादशाह धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा। फिर इन मुगल बादशाहों की क्या नीति रही, ये सैयद बंधु क्या थे, मेजर पार्ट रहेगा सैयद बंधु। सैयद बंधुओं को क्या कहा जाता है, किंग मेकर, जिनके नाम था, पहले बड़े भाई का नाम था अब्दुल्ला खां, दूसरे का नाम था हुसैन अली खां। दोनों सैयद बंधु थे, सैयद बंधु भारतीय थे। इसी वजह से उनका विरोध ज़्यादा हुआ, उन्होंने 4 राजा बनाए, इसीलिए उसको किंग मेकर कहा जाता है। तो हम पहले राजाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे हम, एक राजा है बहादुर शाह प्रथम, हैं, इसका बचपन का नाम मुअज्जम, वो भी डिस्कस कर लेंगे। 1707 से 12, कितने साल, 5 साल। साथ में औरंगजेब मरा, उसके बाद उसका पुत्र गद्दी पे बैठा, उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। किस किस से लड़ा, कैसे बैठा, ये बात करेंगे। और बस इस बेचारे के साथ एक सबसे बड़ी चीज़ थी, 63 साल की उम्र में गद्दी बैठा था, ठीक है। तो रिटायरमेंट हुए ने 3 साल हो गए नहीं भाई, सरकारी नीतियों के अनुसार 60 साल पे रिटायर कर देते हैं। तो 60 के बाद 3 साल बाद गद्दी बैठे, तो इनका कार्यकाल 3 साल बाद शुरू हुआ। तो क्या स्थिति रही होगी, क्या मनोवैज्ञानिक आदमी रहा होगा। जाहिर सी बात है, आप खुद दिमाग सोचो, अगर कोई व्यक्ति को सत्ता मिलती है बुढ़ापे में या किसी स्थिति में, तो क्या उसके पास रहा होगा, ये क्या चेंजेस करे इसने, वो हम बात करेंगे। इसको शाहे बेखबर भी कहते हैं। क्या क्या उपाधियां थी वो बात करेंगे। नंबर 2 पे जिसको बहुत लोग पसंद करते हैं, जहादार शाह, क्या उपाधि थी इसकी, लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख, मूर्ख ही था ये। 1713 में चले गए ये। 2 छोटे छोटे अबोध बालक और गद्दी पे बैठाए गए थे, रफ़ी उद दरजात। नंबर 4 रफ़ी उद दौला। क्लियर हो गई बात, ये चले गए। इसके बाद कौन गद्दी पे बैठेगा, फर्रुख शेर। कब से बैठेगा ये, 1713 से 19। इसकी उपाधि क्या है,
गणित कायर, इसकी क्या थी? लंपट मूर्ख। इसकी उपाधि क्या थी? शाहे बेखबर। इसीलिए कहते हैं, किसने कहा इसे? कमेंट सेक्शन में बताना किसने कहा है शाये बेखबर। हैं, एक किताब बता देता, मुंतखब उल लुबाब, एक किताब है मुंतखब उल लुबाब, वो किसने लिखी है? उसी व्यक्ति ने इसे कहा है। ठीक है, शाये बेखबर। तो कल तुम्हारे दो काम हो गए। पहला काम है मुंतखब उल लुबाब, किसने लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आने वाले टाइम में एग्जाम में पूछी जाएगी। और इसी ने शाये बेखबर कहा, उस आदमी का नाम बताना है मुझे। ठीक है, लंपट मूर्ख, घृणित कायर, फर्रुखसियत। इसके बाद एक गद्दी में बैठेगा, बड़ा अच्छा व्यक्ति था, अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, परिस्थिति के अनुसार उस बेचारे ने कार्य करे थे, वो हम देख लेंगे हमने क्या उसके बारे में सोचा है। ठीक है, हम बात करें छठे नंबर पे, तो छठे नंबर पे बैठेगा मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, 1719 से 48 तक बैठेगा। ठीक है, आ रहा समझ में? नहीं। इसके बाद 7वें नंबर पे कौन बैठेगा? 48 अहमद शाह। सत्रह सौ 48 से 54 तक अहमद शाह गद्दी पे बैठेगा। इधर लिख दूं साइड में या फिर अगली लाइन पेज पे? चलो इधर लिख देते हैं। अहमद शाह बैठेगा 1748 से 54 तक गद्दी पर। और फिर कौन बैठेगा? शाह आलम। एक गड़बड़ हो रही है। 1761 1761, चलो देखते हैं। शाह आलम, थोड़ा शायद गड़बड़ है, एक कंफ्यूजन हो रहा है। शाह आलम गद्दी पे बैठेगा। इसका टाइम पीरियड है 1754 से 59। फिर कौन गद्दी पे बैठेगा? आलमगीर। आलमगीर है 1759 से 1806। और फिर उसके बाद गद्दी पे बैठेगा अकबर सेकंड, 1806 से 1837। और फिर उसके बाद कौन बैठेगा गद्दी पर? बहादुर शाह जफर, 1857। इन दो नामों में मुझे कन्फ्यूज़न है, इनमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन टाइम पीरियड ठीक है। इनमें गड़बड़ होगी तो कल मैं इसको देख के बता दूंगा कि शाह आलम 1759 से शाह आलम के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्लियर बात है? तो बक्सर का युद्ध, इसका मतलब शाह आलम पहले होगा, आलमगीर बाद में होगा। अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में पानीपत का युद्ध लड़ा था, तो पानीपत का युद्ध आया होगा 1759 में। अहमद शाह यहाँ आएगा। और ये तीन में से कोई कन्फ्यूज़न है, मैं एक नाम गड़बड़ है कोई, वो मैं देख लूँगा, लेकिन टाइम पीरियड सबका ठीक है। इनको तुम लोग भी देख लेना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगर गड़बड़ होगा तो कल इसको सही करा देंगे PDF में। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें, चलो उतार लो इसको जल्दी सब लोग अच्छे से। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है। अहमद शाह है, यहाँ गड़बड़ हो गई हमसे, यहाँ आलमगीर सेकंड आएगा, यहाँ गड़बड़ है, इसको यहाँ से मिटाएंगे और आलमगीर सेकंड ये आएगा। हाँ यहाँ ठीक है। सेकंड 1754 से
59, और यहाँ पर आएगा, हाँ अब ठीक है, ये इरेजर कैसे परेशान कर रही हुई? बढ़ते, ठीक है, बाकी अगर कोई गड़बड़ हो तो बताना, बाकी गड़बड़ते इसको आराम से उतार लो, ठीक है, यहाँ पर देख लो। तो ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं आगे सिलेबस की। तो हमने बात करी, तो सबसे पहले हमने क्या बात करी कि यूरोपियन कंपनी आई, यूरोपियन कंपनी आपस में झगड़ेंगी तो कर्नाटक की वार पढ़ेंगे, कर्नाटक वार के बाद हम ये लेटर मुगल पढ़ेंगे, एक एक को बादशाह को उठाएंगे और उसमें क्या क्या कंडीशन थी ये पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे, कौन सी क्षेत्रीय शक्तियों से अंग्रेजों के युद्ध हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल, नंबर 2 पे हम बात करेंगे मैसूर, मैसूर में 4 मैसूर युद्ध होंगे। फिर पढ़ेंगे मराठा, ये मेजर रहेंगी। इसके अलावा रोहेलों से भी हुए हैं इनके, और एक और है सिख, सिख राजपूत, इन सब लोगों को धीरे 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 अंग्रेजों ने साइड लाइन करके अपनी जो है क्या कहते हैं सत्ता स्थापित की थी। कहाँ पर? भारत में। तो भारत में क्षेत्रीय शक्तियाँ थी बंगाल, बंगाल में सिराजुद्दौला पढ़ेंगे, शुजाउद्दौला पढ़ेंगे और अन्य नाम पढ़ेंगे। क्लाइव कैसे ऊपर आया ये पढ़ेंगे। मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान की क्या भूमिका थी, मराठाओं की क्या स्थिति थी, सिख की क्या स्थिति थी, हम ये वाली चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन क्षेत्रीय शक्ति, दूसरा टॉपिक यहाँ पर लिख देना, ऊपर हेडिंग डालना, क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संघर्ष, किनका? अंग्रेजों के साथ संघर्ष, क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संघर्ष किसका था? ये अंग्रेजों का। और इस संघर्ष में कौन ऊपर निकल गए? अंग्रेज ऊपर निकल गए। जरा एक छोटी सी बात बताऊं, बहुत अच्छी सी, यहां से हम बात करें 1757 में, देखना बड़ा अच्छे से देखना, 1757 में प्लासी का युद्ध किसके फेवर में? अंग्रेजों के। 1764 बक्सर का युद्ध किसके फेवर में? 1761 में पानीपत की लड़ाई, कौन हारे? मराठे हारे। कौन हारे? मराठे हारे। किससे? अहमद शाह अब्दाली से। सबसे ताकतवर शक्ति कौन थी? मराठे। तो ये 1750 से लेकर, ऐसे मान के चलो 1750 से लेकर अगर हम बात कर लें 30 साल क्यों मान लें, 1790 तक मान लें, या 1750 से आगे तक 1800 तक मान लें, यहाँ पर ये डिसाइड हो गया था कि आने वाले समय में शासन कौन करेगा, कौन करेगा। देखो सोचो, इधर अंग्रेज धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं, इससे पहले कर्नाटक वार भी जीती उन्होंने, अंग्रेज धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं, लेकिन जो सुप्रीम पावर थी जिसका नाम था मराठे, वो बुरी तरीके से हार गए। इसका मतलब पानीपत के युद्ध ने ये डिसाइड कर दिया, पानीपत की लड़ाई ने ये डिसाइड कर दिया कि कौन भारत पे शासन करेगा या नहीं करेगा। मतलब कुल मिलाकर मराठे नहीं करेंगे। अब मराठे नहीं करेंगे तो उनकी जगह कोई लेगा, और कौन लेगा? उससे धीरे 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 अंग्रेज ऊपर आ रहे थे। पानीपत के युद्ध के कारण ही अंग्रेजों को एक फलने फूलने का समय मिला। अगर मराठे पानीपत के युद्ध नहीं हारते तो शायद इतिहास कुछ और होता। और इसके लिए एक बहुत बढ़िया एक बात और बताता हूँ। 3 पानीपत के युद्ध हुए हैं। सबसे पहला हुआ है 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम
लोधी। दूसरा हुआ है 1556, किसके में? अकबर और हेमू। तीसरा हुआ है 1761, किसके वजह? मराठे और अब्दाली। मराठे और अब्दाली। पानीपत के 3 प्रमुख युद्ध हुए हैं और ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा, और हम भी इस बात को समझते हैं कि पानीपत के तीनों युद्धों का परिणाम अगर कुछ और होता तो भारत का इतिहास कुछ और होता। नहीं, जैसे हम पहले पानीपत के युद्ध की बात करें, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, अगर बाबर हार जाता तो भारत में मुगल नहीं आते। कितनी बढ़िया बात थी। दूसरा यह है अकबर और हेमू के बीच में, अगर अकबर हार जाता तो भारत में मुगलों का नामो निशान मिट जाता। तीसरा 1761 में मराठा और अब्दाली के बीच में हुआ, अगर मराठे जीत जाते, अब्दाली हार जाता तो अंग्रेज नहीं आते। ये एक ऐसा युद्ध था तीसरा जिसने डायरेक्ट परिणाम नहीं निकाला, इनडायरेक्ट परिणाम निकाला, तब मराठों का शासन होता। ठीक है, ये चलो हमने डिस्कस कर लिया। क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में बात करें, फिर इसके बाद हम बात करेंगे, एक टॉपिक है भारत का आर्थिक इतिहास, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। भारत के आर्थिक इतिहास में सबसे पहले धन का निष्कासन किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। धन का निष्कासन सिद्धांत कौन सी किताब थी उनकी? पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसको अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। ये पढ़ेंगे हम। दूसरा पढ़ेंगे किस किस मद से पैसे जा रहे थे, किस मद से भारतीय पैसा यूरोप ले जा रहा थे। यहीं पे देखो कितनी बढ़िया बात आज बताता हूँ। एक अंग्रेज हैं, उनके एक स्टेटमेंट से ही पता चल जाएगा तुम्हें। उनका स्टेटमेंट है, जन का नाम है जॉन सुल्विन। क्या नाम है इनका? जॉन सिल्विन। जॉन सिल्विन कहते हैं हमारी मतलब अंग्रेजों की, हमारी व्यवस्था इस प्रकार की है जो एक स्पंज की तरह, स्पंज सब समझते होंगे, स्पंज क्या होता है? वो सोखने वाला, जैसे घर में यूज़ करते हैं या कहीं यूज़ करते हैं। स्पंज की तरह है, जो एक स्पंज की तरह गंगा के मैदानों से, गंगा मतलब भारत, गंगा के मैदानों से सोख कर कहाँ छोड़ देती है? टेम्स नदी कहाँ है? लंदन में। टेम्स के नदी के किनारों पर छोड़ देती है। कुल मिलाकर समझ रहे हैं क्या? स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है अंग्रेजों ने कि जितना माल है वो यहाँ से लपेटना है और सब लेके जाना, कहाँ छोड़ना है? अपने घर। तो भारत का बुरी तरीके से पैसा निकल रहा था और उस पैसे को ही बताने वाले पहले व्यक्ति का नाम है दादा भाई नौरोजी। ठीक, एक टॉपिक हम ये पढ़ेंगे। इस सब का पीडीएफ मिल जाएगा जो मैं लिख रहा हूँ, उसका भी एक टेलीग्राम चैनल है इसी हमारे कोचिंग के नाम से ही, जो मतलब कोचिंग कह रहा हूँ जिस नाम से हम लर्निंग अड्डा के नाम से ही चैनल बनेगा, उसमें ये भी मिल जाएगा पीडीएफ और साथ में ये मिल जाएगा सिलेबस भी। ठीक है, उससे आप डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन कर लेना। उसमें सब्सक्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज देंगे।
अब हम आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पे। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, समझ रहे हैं? तो अंग्रेज किस तरीके से, इसी तरीके से कार्ल मार्क्स ने भी कहा था। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि सूती वस्त्र के घर में सूती वस्त्र का ही ढेर लगा दिया। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों ने सूती वस्त्र का ढेर लगा दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ लेंगे हम छोटी सी। 1750 के दशक में औद्योगिक क्रांति हुई थी। कहाँ पर हुई औद्योगिक क्रांति? इंग्लैंड में। उस औद्योगिक क्रांति का परिणाम भारत पर क्या पड़ा, उसके बारे में हम बात कर लेंगे, क्योंकि भारत एक उपनिवेश बनाया गया था। और उपनिवेश क्या है? उपनिवेश के बारे में ये है कि उपनिवेशिक व्यवस्था ये होती है जिसमें अपनी मदरलैंड, मतलब अगर किसी देश को उपनिवेश बनाया तो अपनी मदरलैंड का मतलब अपनी मुख्य भूमि के प्रति जागरूक रहना और माल चूस के, या फिर माल मतलब गलत बोल रहा हूँ, पैसे का लेकर कहाँ पहुँचा देना, अपनी मुख्य भूमि पहुँचा, मतलब कुल मिलाकर अपने हितों को साधना, ये उपनिवेश है। क्योंकि अमेरिका भी उपनिवेश किसका था? इंग्लैंड का, ब्रिटेन का। इस तरीके से चल रही थी बात। अब हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा 19वीं सदी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, धार्मिक सुधार आंदोलन। ये सिलेबस ही लिखवा रहा हूँ मैं अभी तक, कल अगली क्लास तो कल बताएंगे यूरोपियन कंपनी का आगमन, लेकिन इसमें मैं काफ़ी डिटेल बता रहा हूँ। ये रहेगा हमारा एक टॉपिक। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? राजा राम मोहन राय पढ़ेंगे, दयानंद सरस्वती पढ़ेंगे। मेजर एक दो के नाम लिख देता हूँ। राजा राम मोहन राय, आर्य समाज किसका है? दयानंद सरस्वती, इनका ब्रह्म समाज है। दयानंद सरस्वती पढ़ेंगे, विवेकानंद पढ़ेंगे, रामकृष्ण परमहंस पढ़ेंगे, बहुत सारे नाम हैं। इसी में मुस्लिम सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। मुस्लिम सुधार आंदोलन में देवबंदी देख लेंगे, बरेलवी देख लेंगे, कौन किसके एक एक पॉइंट के क्वेश्चन है। और इसी में अंग्रेजों ने भी कुछ सुधार हुए हैं। इसी में पारसी धर्म में सुधार हुए हैं। ना फरजोन जी, दादाबाई नरोजी, अन्य लोगों के नाम हम दिन में देखेंगे उन्होंने क्या क्या काम करे। तो एक टॉपिक हमारा ये रहेगा, ऊपर वाला टॉपिक उतार लो, 19वीं सदी का धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक, ये मॉडर्न इंडिया का सिलेबस है। नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट 1857 का महान विद्रोह। क्या कारण थे, क्या पृष्ठभूमि बनी, क्या डलहौजी की हड़प नीति थी, या इससे पहले सहायक संधि किसकी थी, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक गवर्नर जनरल का टॉपिक भी और पढ़ेंगे, जिसमें हम ये भी पढ़ लेंगे कि गवर्नर जनरल के समय में किस किस के समय में क्या हुआ। तो 1857 का महान विद्रोह पढ़ेंगे हम, क्या रूपरेखा थी, एक दिन की क्लासेस में लेंगे। इसके बाद वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, इंडियन नेशनल फ्रीडम के लिए जो संघर्ष हुआ। इसमें दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे एक तो गांधी युग आ जाएगा, चलो फिर भी मैं थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर देता हूँ। एक तो कांग्रेस पूर्व क्या चीज़ें रही। कांग्रेस बनी थी 1885 में। फिर पढ़ेंगे हम कांग्रेस बनी 1885 में। कांग्रेस में भी दो दल बनेंगे, एक तो पढ़ेंगे नरम दल, एक पढ़ेंगे गरम दल। या इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, इसको मिटाएं। 1885 से या 1885 से 1905 तक पढ़ेंगे हम इसको। इसमें नरम दल पढ़ेंगे और इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, और इसको गरम दल पढ़ेंगे। नरम दल के कौन कौन थे, गरम दल के कौन थे, इनका जो टाइम पीरियड रहेगा 1885 से 1905 तक का रहेगा। इसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ हो रह गई है, इसको समय को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, और बढ़ाना हमारा काम है। ये बढ़ाएंगे हम 1916 तक, 1915 तक मानो, चलो 1916 मान लो, गांधी जी का आगमन। 1885 से 1905 और 1905 से
1916 तक। 1905 में घटना हुई थी बंगाल विभाजन, इससे टर्निंग पॉइंट आएगा विभाजन। और 1916 में घटना हुई थी लखनऊ अधिवेशन, जिसमें नरम दल और गरम दल एक कर दिए गए थे। ठीक है, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक कर दिए गए थे। तो कांग्रेस कौन कौन सी बनी है उनके बारे में हम बात करेंगे। लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे, ब्रिटिश एसोसिएशन के बारे में करेंगे, इंडियन एसोसिएशन के बारे में करेंगे, मोहनलाल बोस के बारे में बात करेंगे, कई सारे लोगों के बारे में यहाँ बात करेंगे, राधाकांत देव के बारे में बात करेंगे। दूसरा टॉपिक ये रहेगा। और तीसरा टॉपिक जो मेजर रहेगा वो हमारा रहेगा आप गांधी युग। ये सबको पता है गांधी जी आ गए थे 1915 में, और गांधी युग में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये लगा लो 1915 से 1947 तक का इतिहास इसमें ही पढ़ना है। मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा इरेज कर देते हैं। उन्नीस सौ 15 से 1947 तक गांधी युग में क्या करेंगे, तीन गांधी जी के मेन आंदोलन पढ़ने। सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह में तीन थे, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। अहमदाबाद ये चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। गांधी युग 1915 से 1947 तक, 48 तक भी लेंगे, गांधी जी तो 48 तक रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे तो सत्याग्रह, और सत्याग्रह में हम तीन चीज़ें हैं, चंपारण, दूसरा खेड़ा और तीसरा अहमदाबाद। उसके बाद हम जो मेजर आंदोलन पढ़ेंगे, असहयोग पढ़ेंगे। मेजर बता रहा हूँ, बहुत सारी घटना होगी, कौन कौन सी पार्टी बनेगी, क्या बनेगी, इनके बारे में बात करेंगे। असहयोग पढ़ेंगे, और असहयोग के बीच में क्रांतिकारियों के चरण आएंगे। प्रथम चरण, क्रांतिकारी अलग से पढ़ लेंगे। चलो, क्रांतिकारियों का प्रथम चरण में क्या था, काकोरी कांड क्या हुआ था, एक क्रांतिकारियों का द्वितीय चरण भगत सिंह का क्या रोल था। असहयोग आंदोलन, असहयोग के बाद पढ़ेंगे हम सवनीय अवज्ञा, और उसके बाद पढ़ेंगे भारत छोड़ो। आंदोलन 1942, 1930 और 1921 लिख लो, 20 लिख लो, 1920। ठीक, इसके अलावा अन्य चीज़ें पढ़ेंगे। अन्य सिलेबस में नंबर 1 रहेगा समाचार पत्र, कौन कौन से छपे। ठीक, कृषि आंदोलन भी रहेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े थोड़े, बिल्कुल एग्ज़ाम रिलेटेड। और जनजातीय आंदोलन। ये मोटा मोटा सिलेबस हम देखेंगे। मैं एक बात करता हूँ बहुत अच्छी, इनके बारे में बात करते हैं, गांधी जी के बारे में। क्या गांधी जी के पास इतना कम समय था कि ये वाला आंदोलन 1917 में शुरू करते हैं और उसके बाद 1920 में करते हैं, फिर 10 साल बाद करते हैं, फिर 12 साल बाद करते हैं, बीच में क्यों नहीं चलाया गांधी जी ने आंदोलन? गांधी जी जो हैं, या गांधी के बारे में कहें तो गांधी एक विचारधारा है, दर्शन है, फिलोसफी है। अगर हम शुरू से देखें, गांधी जी जब आए थे 1915 में, उन्होंने देखा, पहले तो उनसे कहा गया कांग्रेस ज्वाइन कर लो, लेकिन कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी। उन्होंने कहा कि पहले मैं पूरे भारत का भ्रमण करूंगा, भारत की स्थिति देखूंगा। और उन्होंने भारत का भ्रमण करा और भारत की स्थिति देखी, और उस स्थिति में क्या हुआ कि भारत में उन्होंने जा के देखा, और उसके बाद अहमदाबाद साबरमती आश्रम बनाया। उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन, किसी भी मूवमेंट के लिए एक ऐसी जगह होनी जरूरी है जहाँ पर लोग आपसे मिलकर वार्तालाप कर सकें। फिर उन्होंने सत्याग्रह करा। सत्याग्रह का मतलब सत्य से आग्रह, इसका मतलब समझो, बहुत बहुत बड़ा बात है। हम अंग्रेजों से, या जिन लोगों से, क्योंकि ये तो अंग्रेजों से डायरेक्ट लड़ाई नहीं थी, लेकिन अंग्रेज इनके पीछे थे, क्योंकि अहमदाबाद मिल मजदूरों से थी, खेड़ा भी किसानों का था, और चंपारण भी किसानों का था, ये सिर्फ व्यापारियों से लड़ाई थी। गांधी जी ने, उन्होंने सत्य से आग्रह किया। ठीक है, सत्य से आग्रह किया।
और सत्य से आग्रह किया कि भाई मैं सत्य हूँ और मैं सत्यता से लड़ूंगा और आग्रह कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को छोड़ दो। तो इसका मतलब क्या, कितने विनम्र भाव से करा। जब आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपका क्या करेंगे, सहयोग नहीं देंगे। एक एक ट्रिक उससे समझो इसको, हम आपको सहयोग नहीं देंगे, इसका मतलब हम आपका सहयोग करेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आपका काम करके नहीं देंगे। जब आप इससे भी संतुष्ट नहीं होगे तो अब हम आपकी बात माननी बिल्कुल बंद कर देंगे, अवज्ञा करेंगे, सबनी अवज्ञा। वो भी सबनी का मतलब है हाथ जोड़ के, तुम कहोगे इधर उठ के बैठ जाओ, नहीं बैठेंगे हम तो यही बैठे हैं, तो सबने अवज्ञा। और जब ये भी नहीं कर पाओगे तो अब चलो निकल जाओ, भारत छोड़ो। तो गांधी जी का एक क्रोनोलॉजी है जिसको लोग समझते नहीं हैं, सोचते हैं सत्याग्रह पढ़ लिया। सत्याग्रह नहीं है, एक तरीका है, एक अंग्रेजों से लड़ाई करने का तरीका था। इसी के बीच में वो संघर्ष विराम संघर्ष को कहते थे। क्या कहते हैं, संघर्ष विराम संघर्ष। वो ये कहते थे कि इस समय जनता तैयार नहीं है, अगर मैं इतने बड़े आंदोलन में उसको जनता को झोंक दूंगा तो जनता का नुकसान होगा और जो है अंग्रेज उनको छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए वो क्या करते थे, पहले लड़ो फिर स्थिति देखो तो थोड़ा सा आ जाओ। तभी तो इतना लंबा समय असहयोग आंदोलन पीक पे चल रहा था, 1922 में एकदम खत्म कर दिया। लोग नाराज हुए उनसे। 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन आने की कोशिश की गई, नहीं हुआ। तो ये जो बीच का गैप दिखाई दे रहा है गांधी जी की एक नीति का हिस्सा है जिसका नाम है संघर्ष विराम संघर्ष। और वो इतने बीच में गांव-गांव जाकर, मतलब गांव-गांव जाकर या पूरे भारत का भ्रमण करके भारत में जनता को जागरूक करने का कार्य करते थे। ठीक है, ये हमने सिलेबस में डिस्कस किया। संविधान की क्लास में हम लोगों के मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। एक बहुत अच्छा बच्चा है, उसने हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। मोहित नाम है उस लड़के का। तो मैं जो है क्या कहते हैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी बता देता हूँ और वो क्या क्या पूछें ये बता देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, कल मैंने एक क्वेश्चन कहा था कि आप सब लोग ये 10 की 10 साइट रामसर वाले उसमें कहा था कि 10 उत्तर प्रदेश की साइट है उनके बारे में। तो पहले है बखीरा, बखीरा उन्होंने आंसर दिया संत कबीर नगर, बिल्कुल ठीक है। हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर में। दूसरा नवाबगंज कहाँ पर है, उन्नाव में। पार्वती अर्गा कहाँ है, गोंडा में है। समसपुर कहाँ है, रायबरेली में। समन कहाँ है, मैनपुरी में। सांडी कहाँ है, हरदोई में। सांडी पक्षी बिहार भी है। सरसई कहाँ पर है, इटावा में। सूर सरोवर कहाँ है, आगरा में। और ऊपरी गंगा हापुड़ के आसपास का क्षेत्र कहा जाता है, हापुड़ और बुलंदशहर के आसपास का क्षेत्र। तो इन्होंने एक कोशिश की। दूसरी चीज़ मैंने पूछा था गोरैया दिवस कब मनाया था, तो इन्होंने लिख के बताया है कमेंट सेक्शन में 20 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। और कौन से दो हैं, एक तो बिहार की है ये और एक दिल्ली की। दिल्ली और बिहार के ये पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी। IUCN का हेडक्वार्टर मैंने पूछा था ग्लैड स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, और भी प्रश्न मैंने पूछे थे एक दो, उन्होंने मुझे सबके आंसर दिए। तो इसलिए आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी जिन जिन कमेंट सेक्शन में पूछा जाए उसके आंसर दो। आज भी मैंने कुछ प्रश्न पूछे हैं, उसके आंसर देना। कौन सा पूछा है, एक किताब है जिसका नाम है मुंतखब उल लुलाब, उसके राइटर कौन है, जिसने उनको क्या कहा है, शाह बेखबर कहा है, बहादुर शाह फर्स्ट को। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कर देना और आगे शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक ये अच्छी जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद।